वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कल हमने छोड़ा था कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक तक हमने ख़त्म कर दिया था। तो अभी हम चालू करेंगे लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। मेरा नाम प्रतीक खत्री है और आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं जहाँ पे मैं प्री ट्वेल्थ के जो मेन 4 सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाता हूँ। अकाउंट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ओसी है और इकोनॉमिक्स है। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को। तो ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो हमने लास्ट छोड़ा था कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक पे। ये कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम आते हैं लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। पहले इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डीप में समझाऊंगा। इन इंडिया वन रीजन फॉर हाई educational unemployment is ineffective education system. Those who can work according to changing working atmosphere in every sector, such type of workers are not created. With the objective of increasing economic growth rate, technology and mechanism has been adopted by industries and agriculture. So such laborers are required and having a knowledge of these techniques. But the present education system is opposite to that, and skilled labor are few because of lack of vocational education. Present education failed in mental and physical formation of human. Even after acquiring education, a person is incapable of self-employment and suffers from problem of unemployment. बोल क्या रहा है कि इंडिया में एजुकेशन तो प्रोवाइड करते हैं, पर जो जिसमें स्किल आनी चाहिए, जिसमें वोकेशनल स्किल मतलब आप किसी भी चेंजिंग वर्किंग एनवायरनमेंट में, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैकेनाइजेशन ज़्यादा इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है, एग्रीकल्चर भी चेंज हो रहा है, पर हमें उस चेंज को अडॉप्ट करना हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया गया है। बोल क्या रहा है कि भले अगर एजुकेशन कितनी भी पर्सन की हाई हो, पर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केपेबल नहीं होता, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी वोकेशनल एजुकेशन में क्या आता है, जैसे आपको साथ में पढ़ा तो रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, पर ये एक प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे स्कूल्स में बहुत कमी है। अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज तो हुआ है, पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अभी भी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, क्योंकि टीचर को ही इतना इफेक्टिव वे में, प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना आता नहीं है, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग ऐसी ही हुई है कि वो थियोरिटिकल पढ़ा पाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट को इंडिया में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सिखाई जाती, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाया नहीं जाता। उससे होता क्या है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो पाते, और अगर कहीं पे एम्प्लॉय होते भी हैं तो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते, और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से भी बहुत ही हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। अभी आगे आते हैं लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इन इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड मैन पावर इज नॉट planned rightly. The type of labor which is in demand presently in India, availability of similar type of labor supply is not possible, as that kind of human source planning is not found in education system. ये बोल क्या रहा है कि जो मैन पावर प्लानिंग है, जो प्लानिंग के पीरियड में वो पहले से ढंग से की नहीं गई थी, तो जिस तरह के लेबर की आजकल डिमांड है, उस तरह के लेबर और उस तरह के जो पर्सन्स है काम करने के लिए, वो मिल नहीं रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है एजुकेशन सिस्टम में। Education has been made widespread activity without estimation of kind and number of labor requirement. As a result, every year lakhs of educated youth obtain degrees. As they lack knowledge and training required in present economic development, they are unemployed even after being educated. This is direct a result of lack of planning of human resource. In many cases, due to lack of employment opportunities, the doctors and engineers have high degree go to foreign countries because of not getting suitable work in India. During British rule, gold used to move from India to Britain
This is one-sided movement is called a drain of gold. Similarly, presently, Indian intelligence is moving from India to abroad. One-side movement is called brain drain. बोल क्या रहा है कि जो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है और जैसे मैन पावर प्लानिंग है, तो लोगों को डिग्रियां तो मिल रही हैं, पर उनको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है या फिर इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली कि जो आज के जो रिक्वायरमेंट है लेबर की वो मीट कर पाए। तो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते, जो डिमांड है लेबर की, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा ये क्यों आया है? ये जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग जैसे 5 ईयर प्लानिंग होती है जो सरकार बनाती है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है, जिससे वो ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो इसीलिए बहुत ही सारी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बीकॉम वालों को मिल नहीं रही है, और इसीलिए हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री। तो इसलिए इंडिया में सूटेबल लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। ऐसे पहले ज़माने में ब्रेन ड्रेन होता, जैसे पहले ज़माने में गोल्ड ड्रेन होता था, मतलब इंडिया के जो ब्रिटिश रूल है वो गोल्ड लेके जाता था इंडिया से ब्रिटेन में। वैसे ही आजकल जो बाहर की कंट्रीज है, इंडिया के दिमाग लेके जा रहे हैं बाहर। ऐसे कई सारे डॉक्टर और इंजीनियर्स को यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज काम करने की नहीं मिलती है, इसलिए वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अगर एक देश का अच्छा दिमाग बाहर जा रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। Insufficiency of public sector. After independence, public sector have given more importance than private sector. There is an immense increase seen in number of public sector and investment thereof. The quantity of employment generation estimated from public sector was not be able to generate more employment because of its low productivity. Employment oriented private sector were controlled for the development of public sector. Uh, Moreover, private sector development was neglected, so there was a less employment generation and unemployment increase. हुआ क्या कि जब इंडिपेंडेंस हुआ, तो जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर थे वो प्राइवेट सेक्टर के बदले पब्लिक सेक्टर थे, और पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो पब्लिक सेक्टर है उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती थी। तो उससे हुआ क्या, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब सरकार पब्लिक सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करने लगी कि वो प्राइवेट सेक्टर को निगलेक्ट, बिल्कुल ना के बराबर ध्यान देती थी। और पब्लिक सेक्टर में क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर का कोई ओनर होता नहीं है, तो कोई प्रॉफिट जनरेशन का मोटिवेशन भी होता नहीं है। तो होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही लो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। तो वो जितने एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर को जनरेट करना था वो उतना कर नहीं पाता, उतना एम्प्लॉयमेंट। तो जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर है वो भी पब्लिक सेक्टर जो कंट्रोल करती थी ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बहुत निगलेक्ट किया गया और पब्लिक सेक्टर में करप्शन बहुत था। तो इसी करप्शन के बदले उनके लो प्रोडक्टिविटी के बदले ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर एक तो नेगलेक्ट हुआ, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं पाया पब्लिक सेक्टर से, तो डबल दोनों साइड से तमाचे पड़े। तो इसलिए बहुत ही हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट पड़ा इससे एम्प्लॉयमेंट पर। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंसी थी पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, पर उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा था सरकार का। तो इसलिए 1991 के बाद जो LPG आया, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसमें जो प्राइवेटाइजेशन था उसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए गए, और उससे डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गया और थोड़ी हालत में बोल सकते हैं सुधारा आया।
और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाई 1991 के बाद, जहाँ पे एलपीजी आया था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब आगे आता है नेग्लिजेंस टुवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आपको भी पता है कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑलमोस्ट 70% इंडिया गांव में रहता था, विलेजेस में, और वहाँ की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। पर सेकेंड 5 ईयर प्लान में सरकार ने ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, जैसे जो हैवी इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा, जो हैवी और बेसिक इंडस्ट्री है जैसे स्टील है, स्टील इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इंस्टीड ऑफ एग्रीकल्चर। पर मोस्ट ऑफ द इंडिया एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था। तो हुआ क्या, जहाँ पे काम देना चाहिए था वहाँ पे सरकार ने काम दिया नहीं, और जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15% पॉपुलेशन लगी पड़ी थी जैसे बेसिक और हैवी इंडस्ट्री में, वहाँ पे सरकार ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो पार्ट था वो अनएम्प्लॉयड ही रहा और वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, कुछ ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो आया पंजाब में, हरियाणा में। पर जो ओवरऑल इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो नहीं पाई। ऊपर से पॉपुलेशन का बर्डन आ गया और साथ में इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं थी वहाँ पे, और लैक ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। मतलब एग्रीकल्चर को जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था एग्रीकल्चर में, उतना पैसा इन्वेस्ट हो नहीं रहा था, क्योंकि सरकार वहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे लगी पड़ी थी। तो इसलिए, और साथ में मॉनसून की भी अनसर्टेनिटी थी, तो इसलिए ये बहुत बड़े रीज़न थे पुअर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के। तो रूरल एरिया में जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर थे वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए। तो इसलिए जो रूरल लेबर थे वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीजनल और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस किया। तो ये भी एक इनएफिशिएंसी थी, क्योंकि बहुत नेग्लिजेंस हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ये भी एक सरकार की बहुत बड़ी गलती थी। अब आगे आता है लो लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। Many circumstances, lack of mobilization among laborers is also a reason for unemployment. In India, due to social reasons, family relations, language, region, casteism, culture, lack of information, lack of transportation facility, and problem of housing are few reasons which are restrain mobilization and increase problem of unemployment. People in higher education are not interested to go in rural areas and backward areas even if they get employment. These people expect to get employment in urban areas, which if not satisfied they would prefer to remain unemployed. Attraction toward urban life and urban facility do not show a readiness among people to go to rural areas for employment. तो हो क्या रहा है कि जो अलग अलग फैमिली रिलेशन है, सोशल रीजंस हैं, और कास्टिज्म है, और कल्चर है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू, उसकी वजह से तो जो पढ़े लिखे जो लेबर्स है, जो पढ़े लिखे ह्यूमन है, के पास डिग्री है, वो गांव में जाके काम करना नहीं चाहते। और ऐसे होता क्या है कि वो अनएम्प्लॉयड ही रहना पसंद करते हैं गांव में काम करने के बदले। और जो गांव में लोग हैं, तो गांव के जो लोग हैं उनको शहर जाना है पर उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो शहर की भाषा नहीं आती, वो शहर को जानते नहीं है, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो शहर भी नहीं आते गांव के लोग। तो उससे होता क्या है, गांव में डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट या तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो घर पे बैठे रहते हैं पर वो शहर नहीं जाते काम करने के लिए, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम होती है। ताकि किसी को ऐसा है कि अगर गांव का बंदा शहर में जाएगा तो वो शहर का हो जाएगा और गांव गांव में फिर से नहीं आएगा, तो या फिर गांव को भूल जाएगा। ऐसे फैमिली के कुछ ऐसे सुपरस्टिशन भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ बिलीव्स हैं। कास्टिज्म भी बहुत होता है,
कि इस कास्ट वाले के पास हम नहीं जाएंगे, या फिर इस शहर में नहीं जाएंगे, हम वो कल्चर फॉलो नहीं करेंगे। तो गांव के लोग शहर में काम करने नहीं आते, और वैसे ही शहर के लोग अच्छी फैसिलिटी चाहिए उनको अर्बन एरिया की, तो इसलिए गांव में काम करने नहीं जाते। तो उससे होता क्या है कि जो लेबर का मोबिलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे काम है वहाँ पे लेबर जाता नहीं है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। फिर आगे आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब हो क्या रहा है कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तभी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है। और क्योंकि रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, और हेल्थ सेक्टर भी अच्छा नहीं है। साथ में वहाँ पे घंटों घंटों बिजली आती नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कई गाँव में तो बिजली है ही नहीं। तो इसलिए वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है बहुत कम होता है। तो वहाँ पे जो लेबर की अवेलेबिलिटी है वो तो है, अच्छी है, वो भी लो वेज रेट पे। और साथ में पर वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पे जाती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का है नहीं। तो वहाँ पे गांव में लेबर तो है काम करने के लिए, वो भी कम वेज पे, और सभी जो रॉ मटेरियल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उसको सब रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। पर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छा रोड नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है रहने के लिए, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है। तो वहाँ पे जाके कोई भी इंडस्ट्री में बसाना नहीं चाहता, किसी को भी गांव में इंडस्ट्री नहीं बसानी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कब कब और कैसे बिजली चली जाए, और लगता है दिनों के दिनों तक नहीं आती वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री का काम करना पॉसिबल है ही नहीं। जैसे यहाँ पे भी दिखा है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। तो ये सब होता क्या है कि इसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट होती है, और अगर होती भी है वहाँ पे एम्प्लॉय काम करने के लिए है, पर वहाँ पे इंडस्ट्री जाना ही नहीं चाहती, तो भाई कैसे होगा काम वहाँ। और इसीलिए जो वहाँ के रिसोर्सेज है बहुत ही अनयूटिलाइज्ड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। और कुछ जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसमें भी कुछ कमियां हैं, और इसके लिए वजह से भी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में नहीं जाती। भले सरकार उनको सब्सिडी देती है कि बैकवर्ड एरिया में जाके तुम काम करो या इंडस्ट्री बसाओ, पर वो सब्सिडी लेने के बाद भी वो नहीं चाहता कि वो काम करे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे कुछ मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कुछ मेजर्स थे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की ट्राई की गई। तो हम इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट एंड रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, it is clear that the problem of unemployment is becoming serious day by day. From its reason, it is clear and easier to find out its solution. The problem of unemployment is not only economic, it also gives rise to social, moral, and psychological issues. From political point of view, also this problem is serious. That is why India, right from first 5-year plan, one major objective is to reduce unemployment, especially from fifth and sixth 5-year plan. The prime objective is to reduction of unemployment. The eighth 5-year plan, it was thought to make right to employment as fundamental right, and changes could be made to the constitution. But it could not be materialized because it is clear that to provide appropriate employment opportunities is the prime responsibility of our country. To solve the problem of unemployment, following steps have been taken. अब सरकार को भी पता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक सोशल, मॉरल और साइकोलॉजिकल इशू है। तभी पहले 5 ईयर प्लान से ही सरकार बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव रख रही है इसका,
कैसे भी करके अनएम्प्लॉयमेंट जो कम होनी चाहिए भाई। और जो फिफ्थ और सिक्स 5 ईयर प्लान था उसका भी प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे भी करके रिड्यूस हो। और एट्थ 5 ईयर प्लान तक ये सोचा गया कि ये एक राइट बन जाए एम्प्लॉयमेंट का, और फंडामेंटल राइट बन जाए, और ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जाए। पर ये मटीरियलाइज नहीं हो पाया, बोल सकते हैं एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो आगे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहला आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। ये बोल क्या रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रही फास्ट रेट पे, उसमें लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो जॉब की डिमांड भी बहुत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और साथ में स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही। मतलब जॉब की डिमांड बढ़ रही है पर उतनी अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही एम्प्लॉयमेंट की। तो इससे हो क्या रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स ले पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो सकती है। उसके साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर नीचे आ जाए या फिर जो हाई रेट ऑफ लेबर सप्लाई वो कम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जितने जॉब सीकर्स हैं वो कम हो जाएंगे। और साथ में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई तो जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई तो उतना रिसोर्स कम खपेगा, और साथ में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया तो अपॉर्चुनिटीज़ जो एम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ सकती है। तो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले इन लॉन्ग टर्म में, तो फिर हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ 15 to 64 ईयर की जो एज ग्रुप है उसको इजीली मिल सकती है। तो मतलब अगर पॉपुलेशन कैसे भी करके कंट्रोल हो जाए, लेबर सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो जाए कैपिटल इंटेंसिव या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू। दूसरा आता है इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो क्या रहा है कि जो जो कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन है जो एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के, उसका एक और भी सॉल्यूशन है कि आप जो रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बढ़ा दिया जाए। तो स्टार्टिंग में जो प्लानिंग के पीरियड था उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो 3 से 3.5% पे था, और ये बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हो रही है, और हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको और तेज़ी से बढ़ाएं। और हमें इसलिए अलग अलग जो सेक्टर्स इकोनॉमी में कोऑर्डिनेट करना होगा और कुछ एफर्ट डालने होंगे जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ जाए और जो जो दूसरी फैसिलिटीज़ है जो रिक्वायर है अगर वो अच्छी की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में अंदर, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसे कुछ एफर्ट डाल दिए जाए तो जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ जाए, जैसे कोई कोई स्टेट में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ऐसे अगर उसको और बढ़ाया जाए तो हम और हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट हो पाएगी, और तभी हम जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो बोल क्या रही है, अगर ऐसा कुछ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट है बढ़ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगी। तो अगर पॉपुलेशन भी थोड़ी कम हो जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर भी अगर बढ़ जाए, तो हम इस अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अभी आगे आता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग।
ये देखा गया है कि जो प्लानिंग पीरियड था उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा एम्फेसाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिया गया। ऐसे सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो पब्लिक सेक्टर था उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, उसको ज़्यादा डेवलपमेंट करने, ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई पब्लिक सेक्टर को। और जो बेसिक इंडस्ट्री थी, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और वो ज़्यादा डेवलप भी हुई। तो जो फाउंडेशन का, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है और ये ज़रूरी भी था। पर जो अभी के सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्टेट है उसने कंज्यूमर गुड्स और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट किया है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना स्टार्ट किया है। तो उससे हुआ क्या, जो बिजनेस और ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज है बढ़ी है। तो एनिमल हस्बेंड्री थी और डेयरी डेवलपमेंट था, वो भी एक बहुत ही अच्छा करने की ट्राई की है स्टेट ने। तो ये सब के तहत जो इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट था, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो वो कम हो गया है। और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी नॉर्मल पेस पे हो रही है इंडस्ट्री में। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में, तो उससे होता क्या है, तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं का बढ़ रहा है प्रोडक्शन, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो रही है। तो जो सेक्टर था, जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला था, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो सकती है। तो जो अगर एक स्टेट कैसे भी करके कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स में अगर एक कोऑर्डिनेशन ले आए, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी होनी चाहिए और लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी होनी चाहिए। अगर इस पे इंडस्ट्री ज़्यादा ध्यान दे और इस पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे, तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा दिन अगर लेबर इंटेंसिव पे दिया गया तो हम बोल सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है इजीली। तो होना क्या चाहिए कि इंडस्ट्री पे भी ध्यान देना चाहिए, पर जहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कैपिटल इंटेंसिव तो अच्छी बात है, पर जो एग्रीकल्चर है, जो लेबर इंटेंसिव है, या जो डेयरी फार्मिंग है, जहाँ पे 70% देश की जनता डिपेंडेंट है, अगर वो ही डेवलप हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है और ये जो प्रॉब्लम है वो जड़ से उखड़ सकती है। और अगर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन के बीच एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बन जाए तो ये तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, साथ में पैसा भी जनरेट होगा। इससे हम एक प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आ गया था है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। तो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये जो आज का जो सिस्टम है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करता है और सिर्फ क्लर्क्स प्रोड्यूस करता है। तो जो ग्रेजुएट होते हैं कॉमर्स से और जो मैनेजमेंट फील्ड में जो ग्रेजुएट होते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, किसमें ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर और अदर फील्ड में। उससे होगा क्या, बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। जो प्रेजेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे होगा क्या, इस चेंज के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जो है वो अच्छे से जनरेट हो पाएगी। कि अगर वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, किसमें ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर और दूसरे फील्ड में, तो हम बोल सकते हैं कि लोग खुद के स्टार्टअप क्रिएट कर पाएंगे और अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि लोगों को कहीं पे काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इससे बहुत ही बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सॉल्व हो सकती है। तो अगर रिवॉल्यूशनरी कोई चेंज आ जाए एजुकेशनल फील्ड के अंदर, तो एक ही बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बन सकता है। और
बहुत हद तक देश की अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से उखड़ सकती है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2015 में फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसने इंडस्ट्री से कुछ कोलाबोरेशन किया था। उनका ऑब्जेक्टिव था वोकेशनल एजुकेशन पे। तो और फ्यूचर में भी जो ये सेक्टर्स हैं उस पर ज़्यादा पढ़ाई की जाएगी, मतलब जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी उसकी पढ़ाई की जाएगी और वो करिकुलम में डाली जाएगी। तो इससे होगा क्या? साथ में प्राइवेट सेक्टर भी एसोसिएट हो जाएगा इससे, क्योंकि इसको बोल सकते हैं आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप। अगर यही जो एजुकेशन सिस्टम है अगर इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर जाए डेवलपमेंट के लिए, अच्छा ये 2015 के एजुकेशन पॉलिसी में आया था, अगर प्राइवेट सेक्टर से एसोसिएट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आ जाएगा और जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। होता क्या है कि जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री है तो बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, वो भी लो इन्वेस्टमेंट में। एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी अगर इस इंडस्ट्री में, तो बहुत ही कम कैपिटल इन्वेस्ट करके भी वो काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट और काफ़ी अच्छी इनकम लेके आ सकता है उस इंडस्ट्री से एज कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्री। तो अगर ये इंडस्ट्री डेवलप होगी तो प्रॉब्लम की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, स्मॉल इंडस्ट्री में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो 7 से 8 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है एज कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्री। इंडिया एज अ कैपिटल स्कैर्स एंड लेबर इंटेंसिव कंट्री। इंडिया क्या है, इंडिया में कैपिटल तो कम है पर लेबर बहुत ही अबंडेंस में है। तो अगर स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री अगर डेवलप्ड हो गई तो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और डेवलपमेंट के तरफ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ। तो इंडस्ट्री पॉलिसी में भी जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है सरकार बनाती है, उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर इस इंडस्ट्री पे दिया गया तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा और जो एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से जनरेट हो पाएंगी। और जो जो कुछ जो जैसे अगर कुछ गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे रिजर्व कर दिया जाए, मतलब ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें एक स्कोप आ जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और जैसे कि यहाँ पे पहले मेंशन किया कि 7.5 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी बिग इंडस्ट्री से। तो हम बोल सकते हैं काफ़ी हद तक इस इंडस्ट्री से एक बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर स्टेट उनको मॉनेटरी और टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करता है और मैनेजरियल हेल्प प्रोवाइड करता है तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये बात याद रखना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 7.5 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है एज कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्री। ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अभी आगे आता है एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। अभी रूरल एरिया में क्या है, वहाँ पे लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उस एरिया में। अगर गवर्नमेंट अगर अपनी जो एक्सटेंशन सर्विसेज है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, बिजनेस ट्रेनिंग है और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो लोकल रिसोर्सेज के हेल्प के थ्रू अगर वहाँ पे कुछ काम करे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं उनके जो रेजिडेंट्स है रूरल एरिया में उनके पास में ही। तो अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बन जाए तो वहाँ पे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में और उसके अलाइड सेक्टर में वो भी जनरेट बहुत इजीली हो सकती है उसके थ्रू। और ऐसे करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो सकती है इसके थ्रू। कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो गवर्नमेंट अपनी जो एजुकेशन जो
वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हाउसिंग सिस्टम है वो अच्छा हो पाएगा क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोड्स अच्छे हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो जाए, बिजनेस ट्रेनिंग वहाँ पे मिल जाए, बहुत ही अच्छे छोटे छोटे स्टार्टअप खुल सकते हैं रूरल एरियाज में। और अगर एग्रीकल्चर में भी अगर डेवलपमेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं काफ़ी हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। सीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इंडिया में बहुत हाई है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। हमने पहले भी ये टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की थी कि डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, अगर एक जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, भले उनकी वहाँ पे ज़रूरत है नहीं, अगर एक जगह पे 10 लेबर काम कर रहे हैं, उसमें से 5 को निकाल दो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम बोलेंगे कि डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत है और सेम टाइम वहाँ पे मानसून पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, और वहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो बहुत ही जो हाई डिपेंडेंस है पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पे, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। और होते क्या है कि जो इनकी जो शिफ्टिंग कैपेबिलिटी है इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, वो भी अच्छी नहीं होती। तो इससे होता क्या है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रूरल एरिया में सॉल्व करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। फॉर स्पीड अप एंड एफर्ट शुड बी मेड टू एक्सटेंड इट मोर एरियाज व्हिच कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर एक अच्छे से प्लान किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएंगे उसके अंदर। तो पीसी महालनोबिस ने कहा कि अगर इंडिया 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है एग्रीकल्चर में, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है एग्रीकल्चर में, तो 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है 5.7%। और ऐसे ही अगर बिग इंडस्ट्री में 1 करोड़ इन्वेस्ट किया गया तो खाली 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो प्रोडक्शन है वो भी सिर्फ 1.4% से ही बढ़ेगा। तो इससे एक बात क्लियर है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है देन इंडस्ट्री। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी है। और जो माइनर और मेजर्स इरिगेशन हो जाए और सॉइल कन्वर्जेशन भी हो जाए, कंजर्वेशन हो जाए और मिक्स फार्मिंग भी हो जाए, ऐसे अगर कुछ कुछ चीज़ें हो जाए एग्रीकल्चर में, बहुत ही हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, साथ में प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे पेस पे बढ़ सकता है। तो अगर ऐसी कुछ प्लानिंग की जाए और अगर एक साल में एक से ज़्यादा हार्वेस्ट भी हो जाए, जैसे मानसून पे किसान करता क्या है कि एक ही क्रॉप की फार्मिंग करता है, दूसरा क्रॉप वो नहीं फार्म कर पाता। तो होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है और एम्प्लॉयमेंट जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो जाती है। और अगर इरिगेशन फैसिलिटी आ गई, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसमें इरिगेशन फैसिलिटी आ गई, साथ में वहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी अच्छी हो जाएगी 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा और वहाँ के जो लैंड की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। तो उससे होगा क्या कि हम एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर पाएंगे। मतलब हम गर्मी में तो हार्वेस्ट करेंगे और विंटर में भी हार्वेस्ट करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी और जो लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट पे। पर पीसी महालनोबिस ने बोला ही है कि अगर 1 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर में डाले तो 40,000 लोग काम कर पाएंगे, अगर बिग इंडस्ट्री में डाले तो सिर्फ 500 लोग काम कर पाएंगे।
तो ये भी एक बहुत अच्छा, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाए तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से उखड़ सकती है। और आगे कुछ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भी कहा है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा इनक्रेज किया तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इंडिया की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और सरकार ने वैसे भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में उन्होंने बेसिक और हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया, जहाँ पे सिर्फ 10 और 15% पॉपुलेशन थी इंस्टीड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो तो इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है एग्रीकल्चर में। तो ये कुछ स्टेट ने प्रोग्राम लाई थी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया में चालू किया गया था, तो 1951 में चालू किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये डेट याद रखना। तो इसमें सोचा गया था और कुछ स्टेप लिए गए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को जड़ से उखाड़ने के लिए। और जो पहले पांच, नहीं, जो पहले चार, फर्स्ट 4 5 ईयर प्लान, उसको उसमें जो उन्होंने ट्राई किया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उससे हुआ क्या, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसमें अलग अलग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम लेके आई सरकार। मतलब पहले 4 5 ईयर प्लान बिल्कुल फेल रहे सरकार के, क्योंकि उन्होंने हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर पे, जहाँ पे पूरा इंडिया डिपेंडेंट था। तो उन्होंने कुछ अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की स्कीम लाई, जैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड अगेंस्ट वर्क, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुवर्ण जयंती शहर योजना, रोजगार योजना, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ स्टार्ट किए गए ऐसे कुछ अलग अलग प्रोग्राम सरकार के द्वारा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी चालू किया गया, जिसको बाद में 2008 में मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, स्किल इंडिया लेके आई, मेक इन इंडिया लेके आई, मुद्रा लेके आई, ऐसे कुछ अलग अलग प्रोग्राम आए। तो ये प्रोग्राम नीचे हमने बताए गए। ये कब से आए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान से, ये भी याद रखना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान से आई, क्योंकि पहले चार फ्लॉप रहे, सलमान खान की फिल्म की तरह फ्लॉप रहे। अब पहला आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बहुत ही फेमस है, इसको राहुल गांधी ने फेमस किया था, जब जब इसको महात्मा गांधी आगे का भूल गया पर आगे सिर्फ नरेगा बोला पार्लियामेंट में। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2006 में फरवरी में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट, जो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट है, जो बैकवर्ड एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जो इसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए। अच्छा, कैसे सॉल्व किया जाए आगे बताया। पर 2 अक्टूबर को 2009 में जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया 2009 में, 2 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो 2 फरवरी में उसका एम्प्लॉयमेंट डे घोषित कर दिया गया 2 फरवरी को। ये करता क्या था, ये जो एक फैमिली का जो एक पर्सन है, फैमिली में से सिर्फ एक पर्सन, उसको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड करता था 100 दिन के लिए साल के अंदर। मतलब उसको साल में 100 दिन तो काम मिलेगा उस पर्सन को, चाहे वो रूरल का हो, अर्बन का हो, चाहे वो पुअर हो या फिर मिडिल क्लास हो, उसको 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अच्छा, किसके थ्रू मिलेगा ये भी आगे मेंशन है। तो जो इसमें जो 1/3 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बोल सकते हैं 100 में से 33.33% जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व थी और इस स्कीम के अंदर। और इसने एक मिनिमम वेज रेट प्रोवाइड करने का वादा किया था 100 दिन तक एक फिजिकल लेबर को और फैमिली में से कोई भी एक मेंबर को।
और लेबर को 7 दिन के अंदर वेज मिल जाता था, और लेबर को अपने घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही उसको काम भी मिल जाता था। और अगर उसको 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना पड़ा भी, उसको 10% एक्स्ट्रा वेज दिया जाता था। तो जो लेबर इस स्कीम के अंडर काम कर रहे थे उसको जॉब कार्ड प्रोवाइड किए गए थे, और जो 5 साल के लिए वैलिड थे। मतलब वो हर साल मिनिमम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता था। फैमिली के एक मेंबर को अपने घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में से दूर गए तो 10% एक्स्ट्रा मिलता था, और ये 5 साल के लिए जॉब कार्ड वैलिड था, उनको जॉब कार्ड मिलता था। और 1/3 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फीमेल के लिए रिजर्व थी। और जॉब कार्ड मिलने के बाद अगर किसी लेबर को उसके जॉब कार्ड मिलने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, वो घर पे बैठा है, तो उसको सरकार पैसे भी देती थी। उसको बोलते थे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब तुझे काम हम नहीं दे पा रहे तो ये ले पैसे। तो ये फायदे थे मनरेगा में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में, जो जो फरवरी 2006 का उसमें इंट्रोड्यूस हुआ। नाम चेंज हुआ उसका मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में। 2 फरवरी को एम्प्लॉयमेंट डे घोषित किया गया। 100 दिन के लिए साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट देता था। ये सब बातें याद रखना। मनरेगा इस खाली इस छोटे से पैराग्राफ में तुम्हें बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, बहुत सारे। अब 1/3 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फीमेल के लिए रिजर्व थी, मतलब एमसीक्यू का खजाना है इसके अंदर। एमसीक्यू इसमें बहुत सारे मिलेंगे, तो इसको अच्छे से याद करना, रट लेना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना। तो ये क्या था? ये स्कीम 16 अक्टूबर 2014 को आई। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, साथ में गुड मैनेजमेंट के साथ, और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, लेबर के वेलफेयर पे फोकस किया जाए। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे डेयरी है, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो जो रोड पे सब्जियां बेचते हैं, या फिर जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, बिजनेस करते हैं रोड पे, तो उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उसमें डेवलपमेंट किया जाए, उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, उनको अच्छा मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनको हेल्थ और सिक्योरिटी दी जाए, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाए उस इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। तो ये 16 अक्टूबर को 2014 में तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना इसीलिए ही इंट्रोड्यूस की गई थी। अब दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो ये होता क्या था कि जो रूरल एरिया थे वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम आए थे। और ये जो प्रोग्राम, जो पहले जो जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम थे उनको कन्वर्ट करके, उनका नाम कन्वर्ट करके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, मतलब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में होनी चाहिए। तो ये पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो पाया। सरकार तो लाती है पर पता नहीं सक्सेसफुल कितना होता है ये। खाली जो यहाँ पे दिए गए हैं स्कीम, सिर्फ थियोरेटिकल है, का एप्लीकेशन कितना हुआ है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। फिर आगे आया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये 25 सितंबर 2014 को इंट्रोड्यूस हुई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो जो 18 से लेकर 35 साल का एज ग्रुप है को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था। क्या था इसका नाम? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 25 सितंबर 2014 को आई थी। इसका डेट याद रखना, एमसीक्यू में आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। 2 मार्क में आता है ना, 2 मार्क्स के, उसमें भी आ सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक प्रोग्राम आया 1 जुलाई 2015 को। इसका था वाटर टू एवरी फील्ड।
मतलब हर किसान जो भी खेती कर रहा है उसको इजीली वाटर मिल जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो और अच्छे से हो पाए, इरिगेशन फैसिलिटी मिल पाए किसानों को। तो इसका जो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम था वो इसीलिए ही आया था। अब ये कुछ प्रोग्राम थे, आप ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ये आपको बहुत अच्छे से मार्क दिया जाएगा, और इसमें खाली डेट है और कुछ प्रोग्राम के नाम हैं। अगर आप ये अच्छे से याद कर लो तो आप इजीली 5 मार्क या 6 मार्क इजीली आप स्कोर कर सकते हो इसके थ्रू। तो बस यही था चैप्टर के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो इनकी जो एक्सरसाइज है, जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, एक बार देख लेना और इसको पढ़ लेना, अपनी टेस्ट ले लेना छोटी सी। और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।